नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है जीवी उपन्यास का नवा प्रकरण वियोग की वेदना। गेहूं की फसल पर गुलाबी किरणें फैलाता हुआ जाड़े का सूरज निरंतर ऊंचा चढ़ रहा था। रात के अंधेरे में पौधों की फुनगियों पर आकर बैठी हुई ओस की बूंदें धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। सिर पर मटका और बगल में कलसिया दबाए धोती के पल्ले में हाथ छिपाती पनिहारिनों की पंक्ति भी कुएं की ओर जाने लगी थी। इक्के दुक्के खेतों से पुर की चिकरुक चिकरुक आवाज़ भी आने लगी थी। कान्जी तथा हीरा अभी झोपड़ी में ही थे। बीच के अलाव में एक भारी लकड़ जल रहा था। दोनों ओर फूलों की सैया पर बिछी गुदड़ियाँ अभी भी ज्यों की त्यों थीं। गुदड़ियों में लिपटे हीरा तथा कान्जी हुक्के का आदान प्रदान कर रहे थे। सहसा नज़दीक के पुर की आवाज़ कान में पड़ी। ले चल उठ हीरा, मुझे पुर जोड़ दे और फिर घर जाना हो तो जा। इतने में तो यह एक नख माने खेत का वह हिस्सा जिसके दोनों ओर सरसों रहती है, पूरा कर दूंगा। कहता हुआ कान्जी खड़ा हो गया। मैं उस नख के नाके। अरे तू एक बार पुर जोड़ तो सही, इस अधूरी को पूरी करके ही मैं घर जाऊंगा, फिर तू अकेले ही लगे रहना। कहता हुआ हीरा भी खड़ा हो गया। यह ठीक है, कहकर कान्जी झोपड़ी के बाहर निकला। जम्भाई के साथ अंगड़ाई लेते हुए हीरा बोला, ओहो दिन तो काफ़ी चढ़ गया है, नहीं तो क्या तेरी वाट देखता बैठा रहेगा। कहकर हंसता हुआ कान्जी दाई ओर मुड़ा। खेत की मेड़ पर पधैया लंबी रस्सी जिससे बांधकर जानवरों को चरने छोड़ दिया जाता है। दिए हुए 2 बैलों को लाकर पुर में जोत दिया। बैल कद में भले ही छोटे हों, पर ताकत में तो ये वन में घूमते सांड जैसे थे। इसलिए तो कान्जी के इन बैलों के बारे में ये कहावत सी बन गई थी, बैल देखने हो तो जाओ कान्जी खुशहाल के यहाँ। खुशहाल का अपभ्रंश खाते पीते किसान के लिए प्रयुक्त। कान्जी ने पुर भरकर दोनों हाथ बैलों की पूंछ पर रखे। ज़मीन से सटे हुए मुंह रखकर चलने वाले बैलों ने ऐसे सपाटे से पुर खींचा जैसे वे खाली पुर खींच रहे हों। दूसरा पुर निकाला, पर तीसरे पुर पर तो उसने बैल खड़े कर दिए। पारछे की बगल से एक पत्ते की पुड़िया निकालकर गरीली की धुरी में थोड़ा थोड़ा कोयले का चूरा भर दिया, और उसके बाद तो इस गरीली से उठती हुई मधुर ध्वनि के साथ कान्जी ने दोहा गाना भी शुरू कर दिया। पुर के साथ गाए जाने वाले दोहों का ढंग ही ऐसा है कि इस पद्धति का अभ्यासी कोई भी व्यक्ति गद्य को भी पद्य बनाकर गा सकता है। इस ढंग से अनेक युवक मन को बहलाने वाले दोहे गाते, लेकिन जब कान्जी गाता तब तो बहुत से आदमी ये मान ही नहीं सकते थे कि कान्जी अपने निजी दोहे गाता है। बहुत से उससे सीखने के लिए मेहनत भी करते। कान्जी कहता, अरे भाई वह तो उस समय तरंग आई थी सो गा दिया, अब मुझे याद थोड़े ही है कि तुम्हें सिखा दूँ। फिर भी लोग न मानते, पर जब रोज के नए नए निकलने लगे तब तो मानना ही पड़ा। किसी संदेहशील ने तो कान्जी के पास गजरा मारू, सदावंत सांवलिया, रासा रिसालू और भजनों आदि की पुस्तकें ले जाकर भगत जी से बचवा कर भी देखी, लेकिन उनमें वे दोहे हों तो मिले, और जो कुछ थे भी वे सारी दुनिया को मालूम थे। परंतु कान्जी के दोहों का असली मजा तो तभी आता जब वह पूरे रंग में होता था। हीरा का खेत पनघट से काफ़ी दूर था, लेकिन वहाँ से खड़े होकर गांव के ढाल से आती पनघट की पूरी पगडंडी और कुआं सभी दिखाई देते थे। पानी की खेप भरकर चली जाने वाली युवतियों को नज़दीक से देखने की अपेक्षा दूर से देखने में ही वास्तविक आनंद आता है। कभी सामने से आती युवती से बात करती क्षण भर रुके, तो कभी कंधे पर पड़ी हुई रस्सी का चाबुक मारकर सामने वाली की प्रहार को झेले। अकेली हो तो इधर उधर गर्दन घुमाकर जेहर को हवा में घुमाती आसपास नज़र डाले। लेकिन यह सब तो तभी देखने को मिल सकता है जब देखने वाला व्यक्ति दूर हो। पनघट की इस हरी भरी बाट को देखकर कान्जी आज बहुत दिनों बाद रंग में आया था। मीत शीत की वायु ते जातू करे जो कापी, पै जो बन की वायु ते रखी न सकत हम चापी। एक ओर की मेड़ पर पानी देते हुए हीरा ने समर्थन किया, यह वायु तो कुछ और ही है भाई। चल मेरे वीरा, कहकर कान्जी ने पुर की चिकरुक चिकरुक आवाज़ में फिर अपना मुक्त स्वर मिला दिया।
मीत मुट्ठी भर जन्म में है ये कैसी बात, जो वियोग के दुखद पल जुगसम हमें लखात। हीरा फिर बड़बड़ाया, ऐसे न लगे तो फिर वियोग कैसा। सवेरे से ललकारते हुए कांजी के इस आखिरी दोहे ने तो पानी भरने आई जीवी के हृदय में उल्कापात मचा दिया। पनिहारिनों में से एक ने तो कहा भी, कान्हा भाई इतना ज़्यादा क्यों खिल रहा है, तुझे देखकर ही। दूसरी ने मजाक किया, नहीं भाई, अपने में ऐसा क्या रूप समाया है जो कोई मोहित हो जाए, और वह भी ऐसा कि दोहे गावे। जीवी की ओर कतराती आंखों से देखती हुई पहली बोली, लेकिन जीवी का जी आज अपने वश में न था, जैसे उसे कोई खींच रहा था, गला फाड़ फाड़ कर जैसे उसे कोई बुला रहा था। कहता था, मीत नयन भरे बावरे लंबी बेनी आस, सोच तू आवेगी कब हूँ बेनी वारी पास। जीवी ने खाली जहर एक और रखते हुए हीरा की बहन नाथी से कहा, मैं जरा चील का साग तोड़ लाऊं। कहाँ से तोड़ेगी, इन्हीं खेतों से, और जैसे परमात्मा ने ही कहलवाया हो, ऐसे नाथी बोली। इसकी अपेक्षा तो मेरे ही खेतों में चली जाओ न, घड़ी भर में तोड़कर आ जाओगी। यहाँ देखूं तो सही, न मिलेगा तो फिर वहाँ चली जाऊंगी। कहकर जीवी बगल के खेत में घुसी। तब तक मैं एक जहर डालाऊं। अच्छी बात है, लेकिन जल्दी लौटना, कहकर जीवी ने खेत में प्रवेश किया। और फिर तो नीचे झुककर चील तोड़ती और उसे पल्ले में रखती हुई जीवी नाक की सीध में चली जा रही थी। कोई देख रहा होगा, क्या कहेगा, जैसी जो खटक थी वह अब जाती रही थी। क्षण भर में ही उसका अंग प्रत्यंग, हृदय की धड़कन और उसका समग्र आत्मा दोहे के भावार्थ में समा गए थे। अगले दोहे की खोज में उसका दिल जैसे बोल रहा था, द्रवित हो रहा था। लंबी वेणी वाली की उसको चाहना थी और दूसरे दोहे को कान लगाकर सुनने लगी। बंधु चलत पथ में मिली बेनी वारी आए, बही कठिन हित ते लिपटी लंबी बेनी हाय। जीवी को क्षण भर के लिए शंका हुई, न जाने किसकी बात होगी, लेकिन अंतर की गहराई में उसे विश्वास था कि कान्जी आज ये सब उसी के लिए कह रहा है। वह अपने दिल की हविस निकाल रहा है। जीवी ने भी मन में कहा, हृदय से लिपट गई थी तो फिर क्यों उस वेणी को स्वीकार नहीं किया, किसने मना किया था। तभी फिर पुर चालू हुआ। दोहा सुनाई दिया, कचरारी मेरी आँख में फूली परी जनु होय, बेनी अरु वाकी चाह सब घुंघरी दी से मोय। और जैसे इस शोक में डूब गए हों, ऐसे बैलों को पीला पड़ता देखकर कांजी ने चल मेरे वीरा कहकर उनकी पूंछ पर हाथ रखा। पुर के कुएं में उतरते समय फिर पनघट की ओर देखा। जीवी को उसने दूर से ही पहचान लिया था। इस समय वह खेत की मेड़ पर आ पहुंची थी। हवा में लहराते उसके आसमानी पोमचे, रंगीन फरिया, पोमचे मतलब रंगीन फरिया, को वह क्षण भर तक देखता रहा। आज बहुत दिन बाद दोनों की नज़रें एक हुई। शर्म के मारे कांजी की नज़र नीची हो गई, जबकि जीवी तो अब भी अपनी नुकीली आंखों से झिड़की की वर्षा कर रही थी। मानो उसका मन कह रहा हो, कहाँ बदला है, जैसा था वैसा ही तो है। होश आते ही फिर चील तोड़ने लगी। पुर चालू हुआ, लेकिन अब की बार कांची दोहा न गा सका। अभी यहाँ आएगी, इस आशा से उसने दूसरा पुर भी खाली कर दिया। पर जीवी तो अब तक जहाँ की तहाँ खड़ी थी। कहीं ऐसा न हो कि वह बिना मिले वहीं से पनघट की ओर चल दे। इस डर के लगते ही कान्हजी से बिना बोले न रहा जा सका। क्यों बिना मिले जाने का विचार है क्या? पुर भरते हुए कान्हजी ने पूछा। उखाड़े हुए चील की जड़ें तोड़ती हुई जीवी बोली, हाँ, तुम्हारी आंखों में तो अब फूली पड़ गई है और धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ऐसी हालत में पास आकर क्या करूं? भरे हुए पुर को दूसरी बार खींचकर देखते हुए कान्हजी ने कहा, यह ठीक है, पर जब अमृत का कुप्पा मरे हुए को जिला देता है, तब क्या उससे मेरी इतनी सी फूली नहीं मिटेगी? जिससे फूली पड़ी है उससे वह उल्टी बढ़ेगी या कम होगी? कहकर कान्हजी की ओर देखती हुई जीवी ने फीकी हंसी हंसी। कान्हजी ने फिर बरत खींची। बरत पुर खींचने का मोटा रस्सा। बोला, लेकिन क्या तुझे मालूम है, जब एक बिच्छू काट लेता है तो उसके ऊपर उसी का डंक घिसकर लगाने से तुरंत सारा जहर चूस आता है। यह भी ऐसा ही है,
कहकर उसने जीवी को देखा और हंसने लगा। होश आने पर बैलों की पूंछ पर हाथ रखता हुआ बोला, मैं अभी वापस आता हूँ। चील तोड़ती जीवी भी पारछे की दूसरी ओर आ खड़ी हुई। कान्जी भी लौटकर आ खड़ा हुआ, परंतु इस समय दोनों गूंगे बन गए थे। कुएं में डुबकी खाते पुर की अपेक्षा सब कुछ शांत था। दोनों को बोलना था, पर पहले शुरू कौन करे। जीवी की ओर देखते ही बेहोशी सी में पुर को उम चुम कराते रहने वाले कान्जी को देखकर जीवी को हंसी आ गई। बोली, मेरी ओर टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? और पल्ले की भाजी को ठीक ठाक करती जैसे जाने की तैयारी कर रही हो, ऐसे कहने लगी। अच्छा बताओ, रोके रखकर क्या कहते थे? जीवी के अंग पर प्यासी होने पर भी एक प्रकार की तृप्ति भरी दृष्टि डालते हुए कान्जी हंसकर बोला, बस इतना ही, मुझे जी भरकर देखना था। 2 बोल सुनने को मिले तो बेचारे जी को जरा। कान्जी हंस पड़ा, पर इस हास्य को देखकर जीवी को उल्टा दुख ही हुआ। पुर के सिरे पर बंधी बरत को गरीली पर उछालते हुए कान्जी ने कहा, इससे ज़्यादा कहूँ भी क्या, कहने योग्य मैंने रखा ही क्या है। और जीवी की ओर देखे बिना ही बैलों को हाँक दिया। परंतु जीवी तो अब भी खड़ी थी। वापस लौटते हुए उसने कान्जी से पूछा, क्यों, क्या मुझ पर बहुत गुस्सा आ रहा है? और जैसे उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हो ऐसे बगल में खड़े घोंटू बराबर गेहूं के पौधों से खेल करने लगी। गुस्सा आने लायक तूने किया ही क्या है जो गुस्सा आएगा? गुस्सा तो उल्टा तुझे आना चाहिए, कहकर कान्जी ने जोर से सांस ली। तो फिर इतने दिन से मुंह मोड़कर क्यों घूम रहे हो? और कान्जी को चुप देखकर व्यंग्य में पूछा, लोगों का डर लगता होगा, क्यों? कान्जी ने बैलों की रास छोड़ दी। पारछे से बाहर निकलते हुए, यह भी ठीक है, कहकर हीरा को पुकारा। हीरा, ले जरा तमाकू भर ले। यदि ऐसा ही था तो आधी रात के वक्त बुलाने नहीं आना था। जीवी ने आज कह ही डाला और हल्के गुस्से से कान्जी की ओर देखने लगी। खीसे में से तंबाकू निकालते हुए कान्जी ने कहा, यह सब तो ठीक है, पर जो भूल कर बैठा हूँ उसका अब क्या हो, कहकर तंबाकू का चूरा करते हुए बोला, और यदि तुझसे अब भी सुधारी जा सके तो सुधार ले। कान्जी भी कुछ गुस्से में था। अच्छा, कहकर जीवी ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। हीरा अभी जहाँ का तहाँ उलझा था। उसने कान्जी की ओर देखते हुए पूछा, इसका मतलब तो यही है न कि मैं फिर चौथा मालिक खोजूं? चौथा कैसे? कान्जी पूछने को तो पूछ बैठा, परंतु झट कहने लगा, यदि पट न सके तो 4 छोड़कर 5 भी किए जा सकते हैं। हाँ, यदि ऐसा करने में धूलिया कुछ बाधा डालेगा तो मैं देखूंगा। इसके लिए अंगुली पर गेहूं की पत्ती लपेटती हुई जीवी ने सहसा ऊपर देखा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? पूछते हुए तेजोदीप्त आंखों से कान्जी की ओर देखती हुई बोली। जीवी कोई पतियों की भूखी नहीं है, समझे? पति खोजना होता तो खोजना उसे भी आता था। कुछ रुक कर आगे कहा, पर वह तो ये कहो कि उसे किसी की लगन लगी थी, नहीं तो। अच्छा, अब बहुत हो चुका। जैसे असहाय हो गया हो ऐसे कान्जी बोला और दूर पर आते हुए हीरा से कहा, चिलम तो वहाँ होगी ना, तो फिर कमी ही क्या रही है, कहकर जीवी चलने लगी। गेहूं की पत्ती तोड़ती और उसके टुकड़े करती जाने वाली जीवी की ओर देखते हुए कान्जी की दृष्टि में वह मूर्ति धुंधली होने लगी। दूसरे ही क्षण पास का कुआं दिखना भी बंद हो गया। कान्जी को होश आया, झटपट आंखें साफ की, देखा तो बगल में चिलम बढ़ाता हुआ हीरा खड़ा है। मुट्ठी में से तंबाकू देते हुए कान्जी ने कहा, तो चल रख, सूरज तो सिर पर आ गया है, पर अभी। परंतु हीरा से पूछे बिना न रहा गया, ये सब तो होगा, पर तू ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं रे, कहकर कान्जी हंसा, बोला, तू जल्दी कर न, यदि आज इतना पानी दे दिया तो। नहीं दिया गया तो कल दे दिया जाएगा, कहकर हीरा चिलम भरने तो गया, पर आज के दृश्य ने, कान्जी की आंसू भरी आंखों ने उसे गंभीर बना दिया। आज तो नहीं, पर एक दिन मुझे उसे सौगंध खिलाकर पूछना पड़ेगा कि तेरे पत्थर जैसे कलेजे में ये सब क्या हो रहा है। माया से अलग रहने वाले गीता के भक्त को ये सब क्या जंजाल है। और चिलम मुंह से लगाकर सिर झुकाए पैर के अंगूठे से ज़मीन को रेतता हुआ कान्जी की ओर देखने लगा और स्वगत कहने लगा, मान न मान हीरा, पर इसमें कोई बड़ा रहस्य जान पड़ता है, नहीं तो दुख के पहाड़ टूट पड़े। अरे, अपने बाप के मरने पर भी जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए, वह यूं दिन दहाड़े टप टप आंसू गिरा रहा है।